हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य मौर्य, आपका न्यूमेरिकल वाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे क्लास 12 के न्यू सेशन 2026-27 में, जहां हम क्या करने वाले हैं, 11th से 12th की तरफ जाने वाले हैं। ये रहा 11th, ये रहा 12th, और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, जंप। अगर आपने भी जंप किया तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो तो एक ब्रिज ले लो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस, लेकिन बहुत स्मूथली तरीके से आप 12th में आके सेट हो जाओगे। दैट्स व्हाई आई एम हियर। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे क्लास 12th का ब्रिज कोर्स, क्योंकि वहां जाना है, स्मूथली तरीके से काम करना है तो ब्रिज कोर्स से होकर ही जाना पड़ेगा। इसलिए आज हम पहला टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का, और अगर इसे इजी लैंग्वेज में मैं कहूं तो ये हमारे फिजिक्स का ग्रामर है। जैसे इंग्लिश में अगर ग्रामर गलत है तो पूरा सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाता है, दैट्स इट। बिल्कुल वैसे ही सर, अगर यहाँ यूनिट गलत हुई तो पूरा आंसर रिजल्ट जीरो की तरफ मूव कर जाता है। क्या बात समझे? तो आप फिजिक्स कितनी भी पढ़ लो, कितने फॉर्मूले याद कर लो, वो तब तक स्ट्रांग नहीं होने वाली भाई जब तक आपकी यूनिट सही नहीं होंगी। क्या बात समझे? तो फिर ज्यादा देर वेट नहीं करना है, जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन उठाना है, हमारे अपने पुराने स्टाइल में नोट्स बनाने, सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। बिल्कुल भी जंप करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ब्रिज से चलेंगे तो इजी चलेंगे, मस्त रहेंगे, थोड़ा मेहनत ही लगेगी। बात समझे? बात समझे? तो चलो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिट का। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट। तो यूनिट क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड, जस्ट आ स्टैंडर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे थोड़ा सा पानी दो, तो आप क्या करोगे? एक ग्लास दोगे, या एक बॉटल दोगे, या फिर पूरा एक टैंक ही दे दोगे? यानी जब तक यूनिट क्लियर नहीं, बात क्लियर नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे होती है। बात समझे? आ जाओ, तो पढ़ते हैं क्या है। अ यूनिट इज अ स्पेसिफिक असाइंड वैल्यू of one that act as reference point for the measurement, ensuring that the physical quantities are communicated consistently। ठीक है, बात समझे? अगर हम बेसिक यूनिट्स पे अपने चलने की कोशिश करें, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर एक्सेट्रा, ये हमारी बेस यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। एज इट इज आप जानते हो, 11th में आपने पढ़ा केजी पर मीटर, न्यूटन, टेस्ला, वोल्ट, जूल, वॉट, ये सब जो हो गई वो हमारी डेराइव्ड यूनिट्स हो गई, जो किसी और की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेराइव करके लिख के आते हैं। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा चीजें? ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वो हमारे प्रीफिक्स और उनके सिंबल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो गलतियां होंगी वो यूनिट के कन्वर्जन में होंगी, जिसके लिए आपको प्रीफिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, आज एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं, फिर थोड़ा यूनिट पे और चलेंगे। पहले एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ठीक है, फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। अभी इनको रिप्रेजेंट किया ई, पी, टी, जी, एम, के, एच, डी, ए में। और पावर्स अगर आप देखोगे तो पावर्स का जो है 10 टू द पावर 80, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1। ठीक है, सेम एज इट इज हमने रेशियोज लिए हैं इधर के लिए। ठीक है, जैसे यहां से हम 18, 15, 12 डिक्रीज करते आएंगे, एज इट इज यहाँ पे हम पावर -1 से लेके वापस 18 तक टच करेंगे। देखो क्या है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अगेन डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18, इन सब का आपको यूज होने वाला। मोस्ट ऑफ द चीजें यहां से यूज होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वैल्यू गिवन कर दी गई, ठीक है, तो अभी जनरली मुझे कैसे दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माइक्रो के पार्ट को कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपके रिजल्ट एग्जैक्ट मैच करेंगे, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, चलो वापस हम लोग आते हैं अपनी यूनिट्स पे। बात करेंगे इसमें से यूनिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो 12th में मोस्ट ऑफ द आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, हमारे ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर की बात होती है, वहां पे आपको कूलम्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स में आपको न्यूटन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इलेक्ट्रिक डायपोल कूलम मीटर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल हो गया, कैपेसिटेंस के लिए फैराड मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आओगे तो आपको यहाँ एम्पियर देखने को मिलेगा, ओम, ओम मीटर में ओम, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, वोल्ट इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिज्म में, तो टेस्ला, वेबर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन।
ऐसे ढेर सारी आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे और ये सारी यूनिट्स हमें क्या करनी है, याद करके रखनी है। ठीक है, जैसे जैसे एक एक टॉपिक आता जाएगा वैसे एक एक यूनिट्स से आप इंट्रोड्यूस होते जाओगे और सारी यूनिट हमें क्या करनी है, याद करके रखनी है। समझ गए? इन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं करना। अगर ये थोड़ा सा भी गलत हुई तो फिर रिजल्ट आपके क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे भाई, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या बात समझे? अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका रोल इतना ज्यादा है कि वो सीधे सीधे पेपर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ रिजल्ट तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होती है डायमेंशंस? ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि डायमेंशंस का मतलब आप ऐसे कि एम, एल और टी, इनके फॉर्म में क्या करना, हमें पावर्स देनी है बस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो आपको एम, एल और टी पे बस पावर चिपका देनी है। ठीक है, ये देखो हमारे बेस है बिल्कुल, एम, एल, टी, और इन्हीं पे पावर्स हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं। पावर्स का मतलब क्या होता है कि ये वाला टर्म इतनी बार रिपीट हुआ है, एम आया, एम पे पावर 2 है, इसका मतलब एम कितनी बार उस फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 2 टाइम्स। L3 आया मतलब 3 टाइम्स प्रेजेंट है, टाइम 2 टाइम्स आया मतलब 2 बार प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे हमारी काम करती है डायमेंशंस। ये हमारी कुछ बेसिक डायमेंशंस होगी, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, फ्लक्स, इंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब जो हमें पेपर में ज्यादातर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आज जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे कि जो डायमेंशंस होते हैं उन्हें हम निकालते कैसे। देखो, याद करना तो मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस मिलेंगे, सबको हम कैसे कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको एक वे दे देता हूं कि अगर मुझे कुछ डायमेंशंस याद हैं तो बाकी के जो डायमेंशन फॉर्मूले वो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। तो आते सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो हमारे पास होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन मिड टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करने वाले हैं भाई एल, तो ये हमने एल यूज कर लिया। टी फॉर टाइम, तो उसके लिए हम टी यूज करेंगे। अगर फाइनल रिजल्ट मैं इसका बनाऊं तो क्या मिलेगा, एल टी माइनस वन। दैट्स योर वेलोसिटी। अभी चलते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का रिजल्ट हमने यहाँ पे निकाल रखा है एल टी माइनस वन, और इसे दोबारा टाइम से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो फाइनली जो रिजल्ट मेरा मिलेगा वो क्या होगा, एल टी माइनस टू। क्या बात समझे? गेट इट? आज वो फोर्स के लिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई देखो, जैसे खाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनको हम तोड़ते हैं कि ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, वैसे जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है ना तो हम इन्हें पहले फॉर्मूले में तोड़ते हैं। इससे क्या होता है, चीजें बहुत इजी होती चली जाती है। देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, मास के लिए क्या यूज करोगे, m, एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज किया, एल टी माइनस टू। देखो फोर्स कहा गया। चले अब फोर्स को यूज करेंगे वर्क डन में, एक एक स्टेप के साथ आप बढ़ते जाओगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे ब्रेक करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इजी। अभी फोर्स का मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी, एम एल टी माइनस टू, और साथ में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक एल और यूज करेंगे। इसे कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एम एल टू टी माइनस टू। क्या बात समझ में? सिंपल। चलो चार्ज पे चलते हैं। अभी चार्ज कैसा निकालोगे तो समझते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, अभी I का मतलब करंट, करंट के लिए यूज हम करते हैं एम्पियर, तो यार A, और T के लिए होता है टाइम, तो हमने लिया। अब इसे एक साथ हम कंबाइन कर लेते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, AT। इजी। चले इलेक्ट्रिक फील्ड पे चले। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट होता है वो कैसे निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स हमने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे चार्ज था मेरे पास तो उसे मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ए टी का। ठीक है, चलो थोड़ी सी जगह और बनाते हैं। अभी ध्यान से देखो तो क्या आएगा मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखा m, मैंने यहाँ लिखा l, ए वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस करूँ तो क्या होगा a इनवर्स, और t वाला भी पार्ट ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा t माइनस थ्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट भी मेरे पास आ गया। तो हमने देखो शुरुआत कहाँ से की थी, बिल्कुल बेसिक से, एक्सेलरेशन से, वहां से फिर फोर्स तक पहुंचे। अब देखो जरा फोर्स कैसे हेल्प कर रहा है हमें यहाँ पे चीजों को लाने में। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ब्रिज कोर्स। वो हमें लगता है कि क्या मतलब है डायमेंशन, क्या मतलब है, अरे पढ़ लेंगे याद कर लेंगे, नहीं। देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया और अब देखो हम इनके भी रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। मैंने कुछ याद करके थोड़ी ना रखा, जो पीछे से निकाला है
उन्हीं को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आ जाओ फ्लक्स पे। फ्लक्स का फॉर्मूला कैसा मिलेगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मल्टीप्लाई में होता है हमारा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हो, ठीक है। क्या है यहाँ पे? एम एल ए माइनस वन, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे एम ए माइनस वन, फिर एल है आपके पास, फिर टी में माइनस का 3 है आपके पास, इसे थोड़ा अच्छा सा 1 बनाते हैं। और फिर एरिया का मतलब क्या होता है भाई? L2। एरिया में 2 बार यूनिट्स आती हैं लेंथ की, इसलिए L2। अब चलो इसे कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करके लिखेंगे सर m, L के पास हो जाएगा 3, A हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा? T -3। तो इतनी बड़ी सी डायमेंशंस एक बेसिक तरीके से मुझे आ गई। आ रही बात समझ में? चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे भाई? तो V = क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये सारे फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं, जैसे जैसे आप चैप्टर्स में जाओगे आप सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस हम सीख रहे हैं कि कैसे किसी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें याद करना तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। याद कर पाए तो दैट्स अ बेटर, और नहीं कर पाए तो क्या गलत कर दे? नहीं सर, फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए एक ऐसे मेथड हमारे पास जरूर होने चाहिए जहां से हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, भले थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में क्यों ना चल जाए। वर्क डन के लिए हमने क्या निकाला था? mL2T-2, और चार्ज के लिए हमने निकाला था A और T। चलो इसे कंबाइन करते हैं, तो मेरे पास बचेगा mL2A-1T-3। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे हाथ में आ गया। रेजिस्टेंस के लिए चले, रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई R = मिलेगा मुझे V अपॉन में क्या मिलेगा? I। V हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, क्या है? mL2A-1T-3, और अपॉन में चलते हैं अब I के लिए। I क्या है हमारा? A है, ठीक है। I का मतलब करंट, दैट मींस एम्पीयर। अब इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ऐसी कंडीशन में A-1 ऐड हो जाएगा इसके साथ, mL2A-2T-3। इसी तरीके से देखो सारे डायमेंशन फॉर्मूले अपने आप बनते चले जा रहे हैं, भले वो कितने ही डिफिकल्ट क्यों ना लग रहे हो। और हमने कहानी वेलोसिटी से स्टार्ट की थी, जस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, और वहां से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स, और अब देखो जैसे जैसे टर्म्स हमें मिलते जा रहे हैं वो भले कितने डिफिकल्ट क्यों ना हो, हम वहां तक पहुंच रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इजी वे से चीजें समझ पा रहे हो आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और जाओ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अब हम पहुंच गए रेजिस्टिविटी पे। अब ये रेजिस्टिविटी मेरे लिए कैसे काम करेगा? तो भाई रेजिस्टिविटी का पहले फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो R = क्या होता है? रो L/A। अब यहाँ से मुझे ये रेजिस्टिविटी के लिए रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो रो = क्या मिलेगा? RA अपॉन में L। अभी रेजिस्टेंस का हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या है? तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम पीछे से देखते हैं और इसके बाद फिर हम इसे यूज करेंगे। ध्यान से देखो, चल आजा फास्ट। मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया mL2A-2T-3, ठीक है। A-2 और T-3। अब इसे मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आ जाओ, तो mL2A-2T-3। अब फिर अभी चलेंगे A से मल्टीप्लाई करना है। A का मतलब क्या हो गया? L2 हो गया, और अपॉन में आएंगे लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए हम यूज करेंगे भाई सिंपल सा एक L। अभी एक L से इसकी एक पावर कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर इसको कंबाइन करते हैं, तो मुझे मिलेगा mL3A-2T-3। अभी देखो चीजें बनती जा रही हैं इजी वे से। कंडक्टिविटी क्या होती है सर? तो भाई कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। अभी सारी रिजल्ट को क्या करो आप? इनवर्स कर दो। तो m इनवर्स L-3 A-2 की जगह प्लस का 2 करना है भाई, तो प्लस तो लिखते नहीं है, और t को भी प्लस करना है, तो ये हो गया भाई, ठीक है। आ रहा बात समझ में? सिंपल समझ में आ रही है चीजें कि ब्रिज फोर्स कैसे काम कर रहा है भाई आपके लिए, ठीक है। ये हेल्पफुल होगा आपको, इसे बिना देखे आगे बढ़ना नहीं, कहीं से भी देखो, किसी का भी देखो भाई, बट इसको करके ही जाना। समझ गए बात को? अदरवाइज आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। ये सिंपल सिंपल सी बहुत चीजें हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, बस एक बार देखना है, समझना है, आपका दिन आपको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो C = क्या हो जाता है भाई? Q/V हो जाता है। Q का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। तो चार्ज हमने क्या निकाला था भाई? AT निकाला था। अभी हम आ जाते हैं अपने पोटेंशियल पे। तो हमने पोटेंशियल के लिए रिजल्ट क्या निकाला था? देखो ये हमारे पास पीछे हमने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अभी बस मुझे क्या करना, वहां से उठाना, उसको लाके केवल पुट अप करना है। पोटेंशियल का निकाला था mL2A-1T-3, ठीक है। A-1
और t-3 था, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा ml2 a-1 t-3। ठीक है, गेट इट? यही था रिजल्ट। एक बार फिर से देखता हूं मैं सही से देख पाया हूं या नहीं। ओके, दैट्स इट, क्लियर हो गया, यही है रिजल्ट। ठीक है, लिखा। अभी क्या करना है, सिंपल सा ये वाला पार्ट ऊपर लेके पहुंचना और हमारी बात बन जाएगी। तो देखते कोई टर्म ऐसा है जो इसके साथ कंबाइन होगा, ए वाला पार्ट कंबाइन होगा। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास क्या बचेगा, m-1, ठीक है, l-2। अभी ये माइनस का ऊपर जाके प्लस हो गया तो a2 हो गया, t का -3 था ऊपर जाके प्लस हो गया तो t3 हो गया। आ इजी। ठीक है, हर मुश्किल चीजें आपको इजी तरीके से सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं, है ना? आ रहा समझ में? ओके, चलिए मैग्नेटिक फील्ड पे। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस कैसे भाई, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको b से। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला लेके आओ तब ना बात बने। अभी देखो इसे कैसे कनेक्ट करते हैं कि भाई ये वाला जिसका कोई लिंक तुम्हें पीछे से नहीं मिल रहा होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, जरा देखो। एक फॉर्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं, F I B L sin थीटा। ठीक है, अभी तो sin थीटा हो गया, तो इसके लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, क्लियर है? अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे b के लिए रिजल्ट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से b का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या मिलेगा, F के अपॉन में I into L मिल गया। अभी तो फोर्स है, फोर्स के लिए तुम जानते हो क्या यूज करते हैं भाई हम, तो MLT-2 अपॉन में I आएगा, तो I का मतलब क्या होता है भाई, A होता है, और L का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। हो गया कंबाइन? अभी चलो सबको ऐड करो एक साथ, तो m l से l तो भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर ऊपर जाके माइनस हो जानी है, तो ma-1 t-2। ठीक है, दैट्स योर रिजल्ट। देखो ये आ गया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कैसे आया, सिर्फ वही फोर्स के दम पे आ गया जो अपने पीछे पड़ा था, जो आपको लग रहा था कि तो ये लावंत का यहाँ क्या काम करेगा, वो यहाँ पे काम कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में आओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स phi b क्या होता है भाई, b into a हो जाता है। अभी b वाले पार्ट में क्या करो, सिर्फ a वाला पार्ट लाके ऐड कर दो, a फॉर एरिया, a फॉर एरिया का मतलब क्या होता है भाई, L2 होता है। लाओ जरा कंबाइन करो L2, तो ma-1 L2 t-2। ठीक है, हो रहा कंबाइन, हो रहा, चीजें बन गई। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन वाला पार्ट है, कैसे निकलेगा, तो इंडक्शन दो तरह के होते हैं, सेल्फ भी होता है, म्यूचुअल भी होता है। बेसिक अगर मैं फॉर्मूले में जाऊं तो बस बनता है कि फ्लक्स का जो पार्ट है वो I से डिवाइड हो जाए, करंट से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी तुम्हारे पास फ्लक्स का पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ma-1 L2 t-2 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, करंट से डिवाइड करना है। ठीक है, और फॉर्मूले मुझे याद रहेंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये नहीं रहा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे ना तो तुम्हारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे। जब फॉर्मूले आते जाएंगे ना तो उसका बेसिक कनेक्शन भी आता जाएगा। मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ कि देखो चीजें कितनी ज्यादा कनेक्टेड है ना। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या, ब्रिज का मतलब क्या भाई, कनेक्ट बाई, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें कनेक्ट होती जाएंगी और आप स्मूथली पहुंच जाओगे। इसलिए देखो वहां से कितना स्मूथ हम यहाँ तक आ गए। अभी मैं डायरेक्ट इंडक्शन पूछता तो कैसे करते भाई, याद होता तब बता पाते, लेकिन अभी क्या किया कि हमने सब कुछ ऑलरेडी पीछे से कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे लाके देखो सब कनेक्ट कर दिया। तो आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी करंट का रखो तो भाई ये देखो मेरे पास ए हो गया। चलो एक साथ कंबाइन करो तो मेरे पास क्या बचेगा, ma-2 और फिर l में 2, वही हो गया भाई t-2। तो देखो इतने सारे ढेर सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हमने बना डाले बिना कुछ याद किए। ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं याद किया। कहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, वेलोसिटी से शुरू किया था, एक्सेलरेशन आया, फोर्स आया, वर्क डन है, वो सब खत्म हो गया। मतलब 11 का पार्ट उठाया और 12 का पार्ट फिनिश हो रहा है। कहां से फिनिश हो रहा है, बस इन्हीं सबसे। तो यही है भाई खासियत ब्रिज कोर्स की, कि 11th की कुछ ऐसी चीजें हैं जो 12th में इतनी बेहतरीन तरीके से काम करेंगी, लेकिन पता तो कि कैसे काम करेंगी। अब तुमको ये दोबारा कभी लाइफ में मुश्किल नहीं लगेगा। अभी क्या करते हो तुम, रटते केवल और केवल रटते, लेकिन जब तुम ये लेक्चर देख के जाओगे ना तो अब नहीं रटोगे, क्योंकि यू गेट द वे। समझ गए बात को? चले बढ़े आगे, बढ़े आगे। समझ में आया, मजा आ रहा है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, बस थोड़े से कुछ मुश्किल से 10-15 मिनट देने तुम्हें और सब आसान आसान होता चला जाएगा। ठीक है, अभी देखो कुछ चीजें मैंने तुम्हारे लिखी यहाँ पे, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, L by R √LC RC, ठीक है, ये सब टर्म्स तुम्हें मिलने वाले, परेशान ना हो। ठीक है, ये कैपेसिटर का, ये इंडक्टर, ये रेजिस्टिविटी का है, ये इंडक्टर का पार्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला T आता है। फिर ml2 t-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला जो भी हमने वर्क डन के लिए कैलकुलेट किया, इन सारे रिजल्ट्स के लिए सेम आने वाला है। ठीक है, आने वाला है, ये सब आपको क्वांटिटीज मिलेंगी तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले ये होंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए बोनस है, समझो, ढूंढ के रखे अच्छे से कंटेंट आपके लिए कि काम आए। ठीक है, चलो इतनी बातें कर ली, इतनी बातें कर ली। अब सारी बातें हमारी खाली ना चली जाए कि बस आप पढ़ाई दे रहे हो, पढ़ाई दे रहे हो, पढ़ाई दे रहे हो, कोई काम क्या है कि नहीं। अभी देखो कितना काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड, जेईई, नीट, इन सब में हम तुमको दिखाएंगे कि भाई सब कुछ काम क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ,
सीधे सीधे देखो क्या पूछा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, सीधा यूनिट में क्वेश्चन है ना। और जरा वहां पे देखो है पूछ रखा है, कितनी रिपीटेशंस भी देख रहे हो तुम, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में है भाई ये, ठीक है। तो लाइट ईयर किसका हो गया भाई, डिस्टेंस का हो गया। जो बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होती है उन्हें किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। लाइट ईयर कैसे काम करता है कि मतलब सन की लाइट इन अ 1 ईयर कितना ट्रैवल करती है, दैट इज द लाइट ईयर, ठीक है। तो ये किसके लिए भाई हो गया भाई, डिस्टेंस के लिए हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूटन सेकंड इज यूनिट ऑफ, अभी न्यूटन सेकंड किसके यूनिट, इन्होंने सीधा सीधा दे दिया यूनिट, लो पहचानो, मिलाओ किस फिजिकल क्वांटिटी से मैच करेगा। कब पूछा भाई, सीपीएमटी 1994 85 एमपीपीएमटी, देखो सामने लगा हुआ है, ठीक है पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि फालतू चीजें हम पढ़ रहे हैं, काम की चीजें, सिर्फ ये नहीं कि 12th में हेल्प करेगी, उसके आगे भी हेल्प करने वाली है। तो इट्स नॉट अ सिंपल ब्रिज कोर्स, ठीक है, काम का है भाई। तो किसका हो गया भाई, मोमेंटम। सर कैसे पता चला कि न्यूटन सेकंड है, तो भाई न्यूटन को लेके आओ, तो न्यूटन का मतलब हो गया फोर्स, सेकंड का मतलब हो गया टाइम। अब ये पी कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे पी बनाएंगे तो समझो भाई, फोर्स का रिलेशन जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, फोर्स में जाके मल्टीप्लाई मार दिया टाइम को, तो इधर भी मल्टीप्लाई मार दो टाइम को, टाइम से टाइम का यूनिट कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम दोनों बातें सेम है, मतलब यूनिट तो सेम है ना। अगर मैं कहूं 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो आंसर तो सेंटीमीटर में आएगा ना, ये चेंज का जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट वही होता है, समझे बात को, तो दैट्स व्हाई मोमेंटम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब ये ना कहना कि सारे कॉम्पिटिटिव ही मत दिखाइए, सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2025, हाँ कितने साल का पुराना है, समझ गए काम क्या है ना। चलो देखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अभी निकाला था हमने, कैलकुलेट किया था हमने, रिजल्ट आया था m/t-3 a-2, देखो साफ साफ लिखा है। अभी करके आया हूं पीछे तुम, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मुझे आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है बिल्कुल आना चाहिए सर, ठीक है। नेक्स्ट आके देखो, तुम्हारा अपना फेवरेट, अभी नीट जाओगे देने के लिए, नीट यूजी 2020, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, क्या है डायमेंशन का क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पूछ लिया, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है भाई, तो स्ट्रेस का जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या मिलता है, फोर्स अपॉन में एरिया मिलता है। फोर्स क्या होता है भाई, तो होता है mlt-2, और अपॉन में एरिया का मतलब क्या हो जाता है भाई, L2 हो जाता है। ये L2 वाला पार्ट ऊपर लेके आओगे, ml-1 t-2 से मैच कर जाएगा। मुझे ये आता है, आपको भी ये आएगा, तो फिर वो दौड़ के आ जाएगा, समझे बात को, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। हमने कहा आपको चीजें दिखा दी जाए ताकि इतने हल्के में आप ना लो कि कुछ भी काम करने सर डायमेंशन में क्या ही दम होगा, एक दो क्वेश्चन आएगा क्या ही होगा, नहीं भाई हर जगह काम आने वाला है। क्या है आपके पास, डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने पीछे लिख के रखा था कि भाई देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखा था, एक ऑप्शन नंबर सी टिक करके रखा हुआ है, दिखाया था इंपॉर्टेंट पार्ट में, रुको दिखाता हूं मैं तुमको। हमने कहा था कि सर यहाँ पे है और ये सारी चीजें काम की हैं जिसमें से ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे ऐसे लिस्ट करके रखा हुआ था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी कांस्टेंट -34a2 इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो देखो वहां पे पूछा भी है ना। तो अब आप समझ आना कि चीजें इतनी हल्के में नहीं लेनी है। ये ब्रिज कोर्स वो वाला ब्रिज कोर्स नहीं कि बस ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, चल जाएगा काम, वो वाला नहीं है, अच्छा वाला है, अच्छे से इधर भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, समझ रहे हो, फिर नीट में भी काम आएगा, बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे सब में फायदा करने वाला है ये, समझिए बात को, ठीक है समझो, ठीक है हल्के में नहीं लेना, बस ये आपको बात समझना है कि चीजें काम की हैं, जरूरत की है, जस्ट ऐसा नहीं है कि बस मन में आया कि एक ब्रिज कोर्स बना देते हैं और तुमको दिखा देते हो, तुमने देख लिया वो खत्म हो गया, इट्स ओके, क्योंकि सब कर रहे हैं तो माइकल वाला भी ऐसा ही कर देता है, सब कर रहे हैं वो भी बना देता है ऐसा, ठीक है हो गई बात, समझे। अब चलो कुछ और काम की चीजें मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो आज जल्दी से क्या बात करते हैं लिमिटेशंस पे, ये क्या है लिमिटेशंस क्या होती है सर, अब ये क्यों पढ़ा लो आप, देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी बुक में मेंशन है, आप अच्छी बुक्स उठाओगे पढ़ोगे, अब सर वही समझो ना कि बुक पढ़ते तो फिर हम लोगों की जरूरत ही क्या पड़ती है ना, हर कोई हो ही जाता, देख ही लेता। तो अभी जो ऐसी चीजें हैं वो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, आप पढ़ोगे तो मिलेंगी, अदरवाइज ये चीजें क्या होता है जनरली हमारे तक आती ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको पेड कोर्सेज में मिलेंगे, पेड बैचेस में मिलेंगे, नॉर्मली ऐसे नहीं मिलते कि कोई भी आया और इतना ज्यादा मेहनत करके आपको फ्री में चीजें देके चला जाए, ठीक है। तो अपना इधर तो कोई पेड कोर्स या बैच तो चलता है नहीं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बस आपको पूरी पूरी चीजें प्रोवाइड कर देनी है, जो भी जितना अच्छा हो सकेगा वो हम हर बार ऐड ऑन करते रहेंगे, ठीक है बिना कुछ मांगे, गेट इट। बस हमारा ये है कि आप पढ़ना चाहो, आप 0 लेवल पे हो, वहां से किस लेवल तक जाना चाहते हो, हम हर लेवल की पढ़ाई करते हैं, हम हर लेवल की पढ़ाई कराते हैं,
बस आप आओ, ज्वाइन करो, कंटिन्यू रहो, सब्सक्राइब कर दो, है ना? मतलब ये कहना नहीं था मुझे, बट करोगे, बेल आइकन दबाओगे तब ना जानोगे कि हम रोज लेके वीडियो बैठ रहे हैं। आइए, मेहनत करिए बस दम लगा के, ठीक है? नथिंग टू पे, बस अपना टाइम देना है अच्छे से, मेहनत से, जो बोला जाए, जो कहा जाए वो मानना है, ठीक है? ओके, तो अभी देखो लिमिटेशंस पे हम लोग आते हैं। अभी लिमिटेशन में क्या, पहला लिमिटेशन देखो, किस बात की लिमिटेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की लिमिटेशंस पे, ठीक है? कि भाई डायमेंशन का मतलब सब कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं मिलता भाई। सबसे पहला न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं मिलता का मतलब f इज इक्वल टू, जैसे मैंने ma लिखा हुआ है, ठीक है? अभी तुम इसे चेक करोगे तो m का मतलब क्या होता है भाई, मास होता है, तो मास के लिए हमने a लिख लिया। a के लिए क्या लिखोगे, तो भाई lt - 2 लिखोगे, तो क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं तुमसे यही कह देता कि f इज इक्वल टू 2ma और चेक करो कि ये रिलेशन सही है या गलत, तो डायमेंशन फार्मूला क्या कहता है कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है। भाई 2 का तो कुछ होता ही नहीं है, 2 तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं, मास का m लिखोगे, a का y लिखोगे, दोबारा वही रिजल्ट आता। इसका मतलब यहां से कांस्टेंट नहीं मिलता भाई, कांस्टेंट में 2 3 5 पाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इसकी संपूर्ण जानकारी डायमेंशन के पास नहीं है। दैट द लिमिटेशन, दैट द लिमिटेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आओ। सेकंड पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन नहीं बताता, ठीक है? कैसे नहीं बताता भाई, तो अभी दिखा, इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू u प्लस at है लिखा हुआ। अभी डायमेंशन फॉर्मूले से बोलोगे इसे चेक करके बताओ सही है गलत, तो कहेगा अच्छा इधर का चेक करो, इधर का एलएचएस चेक करो, तो भाई ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, lt - 1। अभी आरएचएस का भी चेक करो, तो u का क्या होगा भाई, lt - 1। अभी जो बीच में प्लस के साथ a और t लिखा है, a और t का भी रखो, तो a का क्या होगा भाई, lt - 2 और a t आपस में मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली ये भी क्या बन जाएगा, lt - 1। मतलब इधर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है, और इधर का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो उन्होंने कह दिया सही बात को। लेकिन अगर मैं यहीं पे प्लस की जगह माइनस चिपका दूं, प्लस की जगह माइनस चिपका दूं, यहाँ पे भाई हट जा, माइनस चिपका दूं, तो तब भी तो lt - 1 ही आया, आया ना? तो ये क्या कर रहा है भाई, कि बस आरएचएस चेक कर लो, हम हाँ कह देंगे, पर प्लस माइनस के बारे में कोई बात नहीं करेगा, दोनों में कह देगा भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को? ठीक है, तो ये इसकी अगली लिमिटेशन है। चलो अगले पे बात करते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, कोई स्पेशल फंक्शन मिल जाए, तो भाई वहां पे काम नहीं करेगा, वहां भी फेल हो जाएगा। कैसे, जैसे लिखा y a sin ओमेगा t, ठीक है? तो अब इनसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है भाई, वो कहेंगे कि भाई ये वाला पार्ट मेरी नजर में क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है? और ये कहेंगे जो y का रिजल्ट है वो बस a होगा, a का मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मतलब l, और उनके लिए बात खत्म। अब इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि भाई ये y का रिजल्ट है कैसे वेरिएट कर रहा है, भाई l का जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या करेगा, वेरिएट करेगा ओमेगा t के अकॉर्डिंग, sin ओमेगा t के अकॉर्डिंग, बट इनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी लिमिटेशन पे आता है, ठीक है? बात समझे? इनके लिए y a और y a sin ओमेगा t सब बराबर है, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रिजल्ट हम लेके आ रहे हैं वो कहां से लेके आ रहे हैं, कितने बड़े एक्सप्रेशन से लेके आ रहे हैं, हमें नहीं पता। एल लिखा तो तुम उसे मीटर समझ लो, उसे y a sin ओमेगा t समझ लो, कुछ भी समझ लो, समझे बात को? तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको नहीं मिलेगी भाई, वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है? अगली लिमिटेशन देखो, मीनिंग नहीं बताएगा। मीनिंग नहीं बताएगा क्या मतलब है भाई, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क। अब कहोगे ये कैसी बात होगी सर, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क का मतलब क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2 t - 2 होता है, ठीक है? अभी वर्क का बेसिक सा मतलब क्या बनता है भाई, एनर्जी बनता है। हमने कोई वर्क डन किया मतलब एनर्जी से रिलेटेड काम किया, है ना? एनर्जी है तो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन है तो एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं। अब वहीं पे टॉर्क पे चले जाओ तो टॉर्क क्या भाई, भाई सीधा टर्निंग इफेक्ट है हमारा, ठीक है? ये वो फोर्स है जो किसी को दोगे ना तो वो घूमने लगेगा। अभी दोनों की चीजें अलग अलग है लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो हम डायमेंशन फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते कि यार ये वर्क का ही होगा कि टॉर्क का ही होगा, ठीक है? एग्जैक्ट क्लैरिटी आपको नहीं मिलने वाली भाई, समझ गए? तो ये देख के मैं ये नहीं कह सकता कि टर्निंग इफेक्ट पे काम होता है इस रिजल्ट से, या इस रिजल्ट से एनर्जी का काम होता है, या इस रिजल्ट से वर्क का काम होता है, ये बात मैं नहीं बोल सकता। ये बात समझ में मैं क्या कह रहा था? ओके, अभी फिफ्थ पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं निकालता। कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं निकालता का मतलब क्या है कि अगर तुमने 4 से 5 ज्यादा दे दिया, ठीक है, कुछ एक लिमिट तक तुमने दे दिया तब तो बात बनेगी, ठीक है? एल दे दिया, एम दे दिया, जी दे दिया, कुछ दे दिया तो चलो ठीक है भाई, निकाल देंगे हम, रिलेशन निकाल निकाल के तुमको दे देंगे। लेकिन अगर तुमने 4 से 5 लोगों को एंट्री दी यहाँ पे, तो फिर रिजल्ट निकालना बंद कर देगा, इनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या आंसर देना है, तो ये रिलेट नहीं करा पाता है, ठीक है? क्योंकि इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे हम लोग 11th में आपने सीखा था कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी पार्ट के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है? जैसे मान लो y का निकालना है x और t के साथ, तो हम इस पे a पावर, इस पे b पावर, इस पे c निकालते थे। तो जब तक ये तीन टर्म है तब तक तो रिजल्ट इजी है,
लेकिन अगर मैं कहूँ कि टी के साथ ना एक और लोग को ऐड कर लो, क्यू वाले भैया को ऐड कर लो और इस पर डी लगा दो, अभी तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये रिलेशन नहीं निकाल के दे पाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि ये ऐसा टूल है जो चीजें थोड़ी सी इजी करता है, सिंपल करता है। लेकिन अगर तुम ऐसा समझ लो कि भाई डायमेंशन फॉर्मूला पूरा पूरा हीरो है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके अपने कुछ लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस के आगे ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या बात समझे? चलिए अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा और बोनस है यहाँ पे, जो आपको 12th में काम आने वाला है, फर्दर आगे भी काम आएगा, उस हिसाब से हमने चीजें बनाई है। दैट इज दी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जंस है हमारे लिए। आज हम इन्हीं कन्वर्जंस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कन्वर्जन देखो, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पहला स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना, लेंथ और मास का ले लिया, चलो ठीक है। अभी लेंथ के सेक्शन में देखो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, एमएम में कन्वर्ट करना, फीट में कन्वर्ट करना, इंच में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर हम इसे याद कर लेते हैं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जैसे 1 माइल का मीटर में, 1 इंच को सेंटीमीटर में। देखो ये बोर रेडियस है, ये आपको पढ़ने को मिलने वाला है भाई, ठीक है। ये पढ़ने को मिलने वाला है, कहाँ पढ़ने को मिलेगा? अभी जैसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एंटर करेंगे तो वहाँ ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, न्यूक्लियाई रेडियाई में। तो ये रिलेशंस हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर हो गया, ठीक है, ये सब काम देगा। अब अच्छा जरा मास सेक्शन में, तो 1 kg = 10⁻³ ग्राम, ठीक है। एलबी में कितना होता है पता ही नहीं होता हमें, कितना होता है भाई 2.2 एलबी होता है ना, ये हमें पता चल जाए, अभी से आना शुरू हो जाए, ठीक है। चल क्विंटल 10⁻³ kg, टन 907.2 kg, मैट्रिक टन कितना होता है 1000 kg होता है 10⁻6 ग्राम के अकॉर्डिंग। 1 एएमयू जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज होगा आपका 1.67 × 10⁻27 kg यूज होने वाला है। एंड चंद्रशेखर लिमिट ये किस लिए यूज करते हैं? ये हम लोग सन का वेट मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया। अभी आ जाओ जरा टाइम में, ठीक है। ये टाइम में क्या क्या यूज करने को आपको मिलने वाला है, जो हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। आवर को कन्वर्ट करो मिनट को, मिनट में कन्वर्ट करो सेकंड में। एक डे में 24 आवर्स कितने मिनट हो गए? 440 हो गया, 1440 हो गया। 1 ईयर में 31.56 × 10⁻6 सेकंड्स हो गया हमारे पास। 1 शेक एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएगी यहाँ पे। 1 शेक = 10⁻⁻8 सेकंड, मतलब सेकंड भी ब्रेक हो रहा है, और इतना भयंकर ब्रेक हो रहा है कि -8 सेकंड तक जा रहा है, ठीक है। स्पीड में जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए 5/18, और यहाँ रिजल्ट 18/5, जस्ट अपोजिट। एक्सेलरेशन में आ जाओ, g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सबको आता है ना, इजी तरीके से, ठीक है। 9.80 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर में कर दो तो 980 हो जाएगा, ओके। अभी और करके अभी कोई क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में पूछ ले, या फिर मुझसे डिमांड ही कर ले कि भाई कन्वर्ट करके दे दो, तो 127,138 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अगला रिजल्ट था। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अभी एंगल में आ जाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पार्ट आपके काम आने वाला। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब एक रेडियन को अगर मुझे कन्वर्ट करना तो 180 डिग्री बाई पाई करोगे तो 57.30 डिग्री का कुछ रिजल्ट बनके तैयार होगा। 1 डिग्री में कितने ऑफ रेडियन? 1.745 × 10⁻² का रेडियन होता है, ठीक है। वैसे 60 डिग्री अगर जैसे यहाँ पे पार्ट मेरा लिखा तो 1/1/360 रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। 1 मिनट में लगभग कितने सेकंड होने वाले हैं? तो 60 सेकंड होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे करके रिजल्ट हमने यहाँ लिखा। अभी आ जाओ एनर्जी पे, 1 जूल = 2 लिखा हुआ है 10⁻7 अर्ग, 11th में पढ़ा था। कैलोरी में कितना होगा? 0.239 कैलोरी। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं भाई? तो 4.186 जूल होने वाले, रिजल्ट मिलेंगे, रिलेट होंगे इससे, ठीक है। 1 ईवी ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कन्वर्ट करने को आपको मिलेगा। 1 eV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। इसके बाद AMU में आओ गया तो 1 AMU = सर ये अगला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है। क्या 1 AMU = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.49 × 10⁻10 ऑफ जूल, ठीक है। ये अगला रिजल्ट था। उसके बाद हमने यहाँ पे रिजल्ट ऐड किया आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के, जो फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। 1 कूलम = 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम, ST8 स्टैट कूलम = 0.1 ABC, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, चौकना नहीं। 1 ESU = 1 स्टैट कूलम, 333 × 10⁻−10। 1 AH का मतलब एम्पियर आर लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसकी यूनिट है? देख के समझ ही नहीं आएगा कि क्या दे रहे हो भाई, चार्ज का यूनिट है 1 एम्पियर आर। एम्पियर का मतलब क्या होगा भाई? करंट हो गया। आवर का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो Q = क्या होता है? I × T होता है। समझ के बात को, वहां से बना 3600 कूलम के साथ। वॉल्यूम पे आ जाओ, 1 मीटर क्यूब = 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻3 लीटर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लीटर और मीटर में रिलेशन रखेंगे, तो ऐसे टाइम पे मुझे ये वाली बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। 1 गैलन = 3.786 लीटर, ठीक है। हम लोग के रियल लाइफ में ये गैलन वाला पॉइंट क्या होता है? यूज होता है। तो इन सब की स्क्रीनशॉट आपको ले लेने भाई, ले लिया, डन, ओके ओके। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, फाइनल, ठीक है। तो ये सारा हो गया भाई, गेट इट? समझ गए बात को?
तो अगर तुमने आज अपना ये यूनिट और डायमेंशन खत्म कर दिया, मतलब फिजिक्स का ग्रामर खत्म कर दिया, तो फिजिक्स का लगभग जो बेस होता है ना उसका 30% तुम खा गए समझो। आज ही फिनिश कर दिया तुमने। खा गए मतलब आ गया ना, वो वाला खाना नहीं, आने वाला आ गया। समझ गए बात को? ठीक है, तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो जाओ और वहां पे कमेंट कर दो भाई कि फिजिक्स स्टार्टेड की। आज से भाई हमने स्टार्ट कर दी फिजिक्स एकदम बेहतरीन तरीके से, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। पहला आज हम खत्म कर रहे हैं, और दूसरा ब्रिज कोर्स का सेकंड लेक्चर हम लेके आने वाले हैं नेक्स्ट डे, उससे पहले ये खत्म हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। और जो अगला लेक्चर आएगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिना इंपॉर्टेंस के हम कोई चीज एक्सटर्नल हम ऐड नहीं करेंगे। वो या तो 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या फिर आने वाले आपके फ्यूचर के कंपटीशन के जो भी पेपर आप दोगे उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तभी हम उन्हें ऐड ऑन करेंगे, फर्जी का कोई टॉपिक हम लेके नहीं बैठेंगे। समझ गए बात को? तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी।